हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं यहां पर, लेकिन आज फिक्र की कवर स्टोरीज में है नौगाम ब्लास्ट पर मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स। सोचिए, अब ये पॉलिटिक्स तेज होती जा रही है। वहीं घर में बहन रोनी के अपमान से भाई तेज प्रताप बहुत गुस्से में हैं। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना को मृत्युदंड के बाद कुल 50 जगह धमाकों की खबरें हैं और यूक्रेन फ्रांस में 100 रफेल वाली डील से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट की सनसनीखेज खबर यह है कि आतंकी उमर दिल्ली में आसमान से हमास स्टाइल में हमला करने की फिराक में था और इस आतंकी का वीडियो हम आपको भले ही दिखाएं लेकिन ऑडियो नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। आतंकी है। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, देयर यू गो, दिल्ली पर हमास जैसे हमले की तैयारी। बड़ी खबर, हमास जैसे हमले की तैयारी। आसमान से हमले की फिराक में था उमर। ड्रोन रॉकेट से हमले की योजना बनाई गई थी। ड्रोन में विस्फोटक लगाकर धमाके की साजिश थी। सोचिए जरा, दिल्ली धमाके से जुड़े जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल की इस साजिश को समझने के लिए हमास का यह हमला आज फिर से देखना और समझना जरूरी है। ध्यान से देखेगा ये वीडियो हम आपको एज अ रेफरेंस पॉइंट दिखा रहे हैं। सोचिए कि अगर यह दिल्ली में हो जाए तो क्या होगा। हमास के बंदूकधारी लड़ाकों ने पैराग्लाइडिंग करते हुए बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट किया, फिर इजराइल में भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। यह वाकया आज तक हम सबको याद है, 7 अक्टूबर 2023 का। लेकिन इसी तरीके से आतंकी डॉक्टर उमर नबी और उसके टेरर टीम भारत को दहलाने की फिराक में। आतंकी उमर और उसके साथी ड्रोन और रॉकेट से देश के बड़े शहरों में आसमान से विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनके खतरनाक मंसूबों पर पानी फिर गया और इस साजिश का सूत्रधार एक नया चेहरा है जिसके बारे में 2 दिन पहले तक देश को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। नाम है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश। अनंतनाग जिले के काजी कुंड का रहने वाला, बम बांधने में, बॉम्ब मेकिंग में एक्सपर्ट, फरीदाबाद मॉड्यूल को तकनीकी मदद देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी का बेहद करीबी, जिसे कल ही श्रीनगर से एनआईए ने पकड़ा है। हम आपको इस चैनल पर यह भी नहीं बताएंगे कि ये लोग बॉम्ब कैसे बना रहे थे, क्यों ये सब बताना है। हमारी एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम निभाते हुए ये सारी चीजों से परहेज कर रहे हैं और शुरू से किया है। इस बात पर आज इस आतंकी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। यह दानिश कितना खतरनाक था, इसे आप पूछताछ में उसके कबूलनामे से समझ सकते हैं। उसने बताया, यहां पर देखिएगा, हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग थी। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी। जांच में सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया। दानिश इसी तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर था। प्लान था कि ड्रोन से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर टारगेटेड ब्लास्ट किया जा सके। आतंकियों ने सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हमास और दूसरे संगठनों की तरफ से ड्रोन अटैक का तरीका देखा था। उसी मॉड्यूल को यहां कॉपी करने की कोशिश थी। यह एक बहुत बड़ा ऐलान है और आप सबको यह बताते हुए मुझे जरा भी हैरानी नहीं हो रही है कि हमारी इंटेल जो है, अगर वो समय पे काम नहीं करती तो यह सब शायद हो जाता। क्यों? क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंडरग्राउंड हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वरना शायद यह ऑपरेशन सिंदूर से पहले कुछ बड़ा कर जाते। शायद यह एनालिसिस है, यह चर्चा है। आतंकी दानिश के बारे में यह भी पता चला है कि उमर उसे लगातार आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था। पिछले साल अक्टूबर में ही उसे कश्मीर से फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी ले जाया गया। उमर पिछले साल ही उसे फिदाइन हमलावर बनाकर अटैक की तैयारी कर चुका था, लेकिन आतंकी दानिश ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि एक तो उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और दूसरे इस्लाम में आत्महत्या पाप है। इसके बाद उमर ने खुद को ही कार में विस्फोटक बांधकर उड़ा दिया।
कहा जा रहा है कि इस दौरान आतंकियों ने भारत में बड़े शहरों पर ड्रोन रॉकेट से हमास स्टाइल में हमला करने की योजना बनाई थी। यानी व्हाइट कॉलर टेरर के इस मॉड्यूल में हमास का भी एक फैन क्लब था। सोचने वाली बात है, एनएसजी के एक बहुत बड़े कमांडर हैं, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि कुछ भी व्हाइट कॉलर टेरर नहीं है, या तो ब्लैक है या ग्रे है। ब्लैक वो जो आतंकी, ग्रे वो जो मदद कर रहे हैं। हमास का यह पूरा मॉड्यूल बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसे हमलों से पहले ही मॉड्यूल में शामिल आतंकी पकड़े गए, साजिश का पर्दाफाश हो गया, जो कि सबको पता है। दानिश को फिदाइन बनाने की कोशिश वाला यह पर्दाफाश फिक्र बढ़ाने वाला है। सवाल यह है कि क्या इसीलिए आतंकी उमर ने दिल्ली धमाके से ठीक पहले सुसाइड बॉम्बर की साइकोलॉजी पर एक वीडियो भी बनाया था। उमर का यह वीडियो और यह जानकारी भी आज ही सामने आई है। हमने फिक्र में इसे डिकोड किया है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस आतंकवादी की बातों का प्रसारण नहीं करना चाहते। ऑडियो तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, सुनाएंगे आपको, इसीलिए हम वो वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो का एजेंडा जरूर डिकोड करेंगे। समझना जरूरी है। देखिए, क्रिमिनल साइकोलॉजी को जब आप समझेंगे, और वो भी एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजी को जो कि डॉक्टर है, जिसका काम है जिंदगी बचाना, अगर वो जिंदगी लेने पर आ जाए तो उसकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द हो सकता है कितने सारे स्लीपर सेल्स हो सकता है। ये वीडियो एक बंद कमरे में बनाया गया। इस कमरे में आतंकी डॉक्टर उमर अकेला है, उसके ठीक पीछे एक अलमारी रखी है। पहले सीन हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। काले रंग का कपड़ा टंगा हुआ है, पास में एक टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे उमर ने यह वीडियो अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस में एक रूम के अंदर ही बनाया है। मतलब ना ज्यादा चीजों की जरूरत है, ना कोई ख्वाहिश है, सिर्फ एक मिशन है। वीडियो के अंत में उमर कैमरे को खिड़की की तरफ मूव करता है, जिससे पता चलता है कि उसका रूम ऊपरी मंजिल पर है। और जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने यह वीडियो आतंकी मुजमिल और आतंकी शाहीन की गिरफ्तारी से ठीक पहले बनाया है। अब आते हैं वीडियो में कही गई उमर की बातों पर, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल साइकोलॉजी, टेररिस्ट साइकोलॉजी। आतंकी उमर इस वीडियो में धारा प्रवाह अंग्रेजी में आतंक का जहरीला ज्ञान दे रहा है। इससे पहले तक क्या सोचा जाता था कि आतंकी अनएडुकेटेड, गरीब, गुर्बत वाले हैं। कसाब की अगर बात करें तो पैसे के लालच में उसने आतंक की लाइन पकड़ ली, ये साफ है। लेकिन यहां पर डॉक्टर, यानी कि ये आतंकी सोच वाले खतरनाक संदेशों को लार्ज स्केल पर फैलाना चाहता था, यह भी साफ हो रहा है इस वीडियो से। वो बड़े पैमाने में, वो बड़े ही इत्मीनान में दिखाई दे रहा है, और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान पहले ही बन चुका है। तो क्या यह एक बड़ी साजिश, यह बड़ी साजिश है, वो भी हमास स्टाइल में ड्रोन और रॉकेट अटैक करने वाली साजिश थी, जिसका पर्दाफाश आतंकी वानी की गिरफ्तारी से हुआ। वैसे आपको बता दें कि आतंकी वानी उर्फ दानिश जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है, ठीक उसी तरह जिस तरह उमर, शाहीन, मुज्जमिल और आदिल जैसे लोगों ने MBBS की डिग्री ली है। और फरीदाबाद मॉड्यूल की यह सबसे खतरनाक बात मानी जा रही है। अब आपको कोड वर्ड्स पर आधारित टेरर सीरीज का अगला एपिसोड दिखाते हैं, जहां आतंकी खाने से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल विस्फोट और धमाके के लिए कर रहे हैं। पता चला है कि फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकियों के डॉक्टर एनक्रिप्टेड ऐप पर खाने पीने के नामों को कोड वर्ड बनाकर बात करते थे। जैसे बिरयानी का मतलब था विस्फोटक, जबकि दावत का अर्थ है हमला करने का दिन। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चैट में जब संदेश आता था कि बिरयानी तैयार है, तो इसका मतलब था कि बम तैयार है, और दावत के लिए तैयार रहो का संकेत था हमला जल्द होने वाला है। इस मॉड्यूल में शामिल 4 डॉक्टर मुज्जमिल, शकील, उमर नबी, शाहीन, सईद और अदील भी इन्हीं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बात करते थे। सोचिए जरा, TV9 आपको यह बड़ी जानकारी सुबह से दे रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टर हमास स्टाइल में हमले की फिराक में थे। वो ड्रोन एक्सपर्ट्स भी तैयार कर रहे थे। लेकिन क्या ये ड्रोन एक्सपर्ट दिल्ली से 185 किलोमीटर दूर यूपी के सहारनपुर में तैयार किए जा रहे थे? इस सब के पीछे ठोस वजह भी है।
इस पूरे खेल का पर्दाफाश सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। वो कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन दुनिया की नजरों से बचकर वो सहारनपुर में बाबू विहार कॉलोनी में कुछ 100 रुपए के किराए के कमरे में रहता था। लाखों कमाने वाले ये डॉक्टर लो प्रोफाइल रहकर आतंकी साजिशों को अंजाम देता था। इस इलाके में रहने के लिए मकान लेने का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, पास में ही एक मस्जिद है। हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। क्यों? यह सिर्फ एक कवर अप है, क्योंकि जो मस्जिद जाता है वो ऐसी हरकत तो कर ही नहीं सकता। साथ ही ज्यादातर स्टूडेंट्स भी इस इलाके में रहते हैं, इसीलिए उसे इतनी आसानी से पकड़ पाना आसान नहीं होगा। यह सब एक कवर अप था, कैमोफ्लेज जिसको कहते हैं। टीवी 9 की टीम जब इस इलाके में पहुंची और पड़ताल की तो हमें डॉक्टर अदील के पड़ोसी मोहम्मद पैगाम मिले। उन्होंने बताया कि अदील कुछ महीने पहले ही इस जगह पर रहने आया था। आसपास के लोगों से बात भी नहीं करता था, लेकिन रात होते ही उसके घर पर 4 से 5 गाड़ियां आती थीं। वो कौन लोग थे इन्हें नहीं मालूम, लेकिन जांच एजेंसियों को पता चला है कि लेडी डॉक्टर आतंकी शाहीन सईद इसी सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट्स और वुल्फ ग्रुप में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और कमांड सेंटर स्थापित करना चाहती थी, जिसकी जिम्मेदारी उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज और इसी डॉक्टर अदील को सौंपी थी, जो शायद इसीलिए कश्मीर से सहारनपुर शिफ्ट भी हुए थे। शाहीन ने सहारनपुर को इसलिए चुना था ताकि यहां से दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल को आसानी से निशाना बनाया जा सके, एक नोडल पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट। लेकिन उसके मंसूबे, नापाक मंसूबे, एजेंसियों की सतर्कता से धरे रह गए। अब देखिए सहारनपुर में अदील के इलाके से टीवी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम मौजूद हैं सहारनपुर में और आपको पीछे हम दिखाएं तो यह उसी आतंकी अदील का ठिकाना है। आप फर्ज कीजिए एक डॉक्टर जो कि जम्मू कश्मीर से 600 किलोमीटर दूर आकर सहारनपुर में प्रैक्टिस करता है। 5 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह होती है, लेकिन वो रहने के लिए इस तरह की जो कच्ची कॉलोनी है यहाँ पर 1500 से 2000 रुपए किराए के मकान को चुनता है। बताया जा रहा है कि ऐसा उसने सोच समझ के किया था ताकि वो लो प्रोफाइल रहे, किसी की नज़रों में ना आए। और यहाँ पर चुनने का मकसद ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। सूत्र ये भी बताते हैं कि हर शाम को यहाँ पर डॉक्टर अदील से मिलने कुछ लोग आते थे, लेकिन वो आसपास के लोगों से बात नहीं करता था। बताया भी जा रहा है कि इस पूरे मामले जो मास्टर माइंड बताई जा रही है डॉक्टर शाहीन, जिसे मैडम सर्जन भी कहा जाता था, उसका जो भाई था परवेज, उसने भी डॉक्टर अदील की मदद की थी इस जगह स्टैब्लिश होने की, क्योंकि वो भी यहाँ पर कुछ साल पहले एक क्लिनिक चलाता था। और फिलहाल जो बात करें तो NIA ने इस मामले में दानिश की गिरफ्तारी की है जम्मू कश्मीर से, जो कि ड्रोन्स को मॉडिफाई करने और उन्हें रॉकेट या फिर छोटे ब्लास्ट के लिए तैयार करने में माहिर था। मैं तो सुबह को 9 बजे कारखाने चले जाऊँ था, रात को 7-8 बजे आऊँ था। हमने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें। सुना 7-8 महीने हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। बता रहे हैं कि जब वो रात को आता था तो कुछ गाड़ियाँ आती थी, लोग मिलने वाले गाड़ियाँ तो खड़ी हुई देखी यहाँ हमारे यहाँ से। कैमरे की चिप ले गए थे, उसमें भी आई होंगी। दिल्ली में धमाका 10 नवंबर को हुआ, श्रीनगर के नौगाम में धमाका 14 नवंबर को हुआ। लेकिन नौगाम ब्लास्ट मामले में अब सियासी फाइट तेज हो गई है। आपको याद होगा 14 नवंबर की रात 11:22 पर नौगाम के एक पुलिस स्टेशन में जमकर धमाका हुआ, जबरदस्त। इस धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि करीब करीब 1 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इस धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ किया था कि यह कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल थी। विस्फोटक का सैंपल लेने के दौरान उसमें धमाका हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियां, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की PDP को पुलिस के बयान पर भरोसा नहीं, जैसे इनको कभी पुलिस के बयान पर भरोसा था। खैर, दोनों ही पार्टियों ने नौगाम धमाके पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का कहना है, ये पॉलिटिक्स में नई आई हैं। खैर, नौगाम के थाने में जो अमोनियम नाइट्रेट रखा था उसमें तब तक ब्लास्ट नहीं हो सकता जब तक कि कोई विस्फोटक ना मिलाया जाए, या फिर उसके डेटोनेटर का होना जरूरी है।
सुरक्षा एजेंसियों को जवाब देना चाहिए कि आखिर यह ब्लास्ट कैसे हुआ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुअल्ला ने कहा है कि अगर जांच एजेंसियां हादसे का दावा कर रही हैं तो जांच एजेंसियां साबित करें कि यह हादसा नहीं था। उनके सवाल पर बीजेपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस तरह के सवाल उठाकर जांच में बाधा डाल रही हैं। हमने नौगाम धमाके पर सियासी बयानों की एक विस्फोटक रील तैयार की है, आप जरूर देखिए। देखिए, इनने जो सीज किया मटेरियल वो अमोनियम नाइट्रेट था। पुलिस ने लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट सीज किया। मेरे यहाँ जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनसे भी बात हुई और उनका ये कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट खुद ब खुद ब्लो अप नहीं हो सकता, इसमें या तो आईडी होना चाहिए या इसमें कुछ मिक्सिंग होनी चाहिए। अचानक से ये कैसे ब्लो अप हुआ? अगर ये कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, ये पहले ये साबित करे कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये एक्सीडेंट था जो ये कहते हैं, तो इन घर वालों के साथ सबसे बड़ा इंसाफ वही होगा जो लैप्सेस इसमें हुए हैं और जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली से या गैर जिम्मेदारी से वो लैप्सेस हुए हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए और आगे इस तरह का वाकया पेश ना हो, और उसके लिए इकदाम उठाए जाए। उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, देश की सिक्योरिटी एजेंसी को अपनी काम करने दीजिए। आप जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर बाधा डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमने जो तैयार कर लिया इस बार ये आखिरी बार होगा। दहशतगर्दी को मिटा कर ही रहेंगे, एक एक जो आतंकवादी है जहन्नम तक उसको पहुंचाएंगे। अब जो ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, उन्हें विस्फोटकों की बड़ी जानकारी है, समझ रहे हैं आप। अब जरा शांति दूत मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का हाल ले लेते हैं। शांति तो बची नहीं है, दूत हाँ वो जरूर हैं अमेरिका के। खैर, देखते हैं शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के 24 घंटे बाद बांग्लादेश के कैसे हालात हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने आ रही है, विजुअल्स देखते जाएं जो हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। पहले हालात काल लेखा जोखा। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में 50 जगहों पर धमाके की खबर है। हालात बेकाबू हो चुके हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए सेना को उतारा गया है। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने मीडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आदेश दिया है कि मीडिया वाले शेख हसीना का कोई भी बयान ना चलाएं। इस वक्त बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और वहां इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये है नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस और उनका बांग्लादेश। ये तस्वीर देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश में हिंसा का नया अध्याय शुरू हो चुका है। कल हमने इसी शो में आपको हिंसा की कुछ तस्वीरें दिखाई थी, अब आज कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीर है, जहां उपद्रवियों ने अवामी लीग के नेता हबीब हसन के घर को आग के हवाले कर दिया। खबर है कि पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके घर में घुसे, जमकर लूटपाट की। उसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को ने हबीब हसन के घर में आग लगा दी। इसके अलावा हबीब हसन के भाई के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, ये बीती रात की तस्वीरें हैं। दिन के वक्त से शुरू हुआ बवाल देर रात तक जारी रहा। प्रदर्शनकारियों से निपटने में पुलिस के पसीने छूट गए। ढाका समेत तमाम शहरों में जमकर हिंसा हुई। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में पथराव हुआ। कहीं पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर देसी बमों से हमला किया, तो कहीं पर सीधे सीधे असॉल्ट कर दिया। अब तक हुई हिंसा में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से उनके समर्थक इतने आक्रोश में हैं कि पुलिस और सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा नहीं रुक रही है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के पैतृक निवास की है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति के घर को भी नहीं छोड़ा है, वहां भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। आपको बता दें कि अब्दुल हमीद 2013 से 2023 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं और उन्हें शेख हसीना का करीबी माना जाता है। इसी साल मई में ढाका के एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीर वायरल हुई थी और कहा गया था कि उस वक्त वो रातों रात देश छोड़कर भाग गए। उधर जो चीन लंबे वक्त से बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, इस मुद्दे पर उसका बयान भी आ गया है। चीन ने कहा है कि शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और वो इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।
बांग्लादेश के मौजूदा हालात बेहद खराब हैं। बांग्लादेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी थी, वो उम्मीद अब गुस्से में बदलती जा रही है। और चिंताजनक बात यह है कि मोहम्मद यूनुस कहीं खुद ही तो अवामी लीग के खिलाफ दंगा नहीं करवा रहे हैं। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। देश के युवाओं की अनदेखी और पाकिस्तान से करीबी, ये दो फैसले मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ने वाले हैं। चलिए अब पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त हो गया है, जहां नई सरकार के गठन से ज्यादा लालू परिवार में जारी वॉर की चर्चा है। ना तो शनिवार का शुरू हुआ विवाद थम रहा है और ना ही उस पर जारी विमर्श। चिंताजनक तस्वीरें, हार के बाद न जाने क्या क्या देखना पड़ रहा है। लालू परिवार का विवाद 4 दिन पहले रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट से शुरू हुआ। आज भी दोपहर 3:50 पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें उनके भाई तेजस्वी यादव के चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव टारगेट पर रहे। लालू यादव को रोहिणी ने ही किडनी दी थी। दावा है कि उसे लेकर भी उन्हें गालियां दी गई। आज भी उनका दर्द इस पोस्ट में दिख रहा है। यानी लालू परिवार संकट में घिरा हुआ है। भाई बहन के बीच दीवार खड़ी हो गई है, तलवारें खिंच गई हैं। आप इसे लेकर कई थ्योरी सुन रहे होंगे। आज इसकी पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर करते हैं। आखिर बिहार के नतीजे आने के बाद उस दिन क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। आखिर बिहार के नतीजे आने के बाद उस दिन क्या हुआ, क्यों मामला चप्पल उठाने तक पहुंच गया, बहनों को घर क्यों छोड़ना पड़ा, इन सभी सवालों के जवाब टटोलने की, समझने की कोशिश करते हैं। इस पर हमने सरल शब्दों में फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। बिहार चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आया, जिसमें आरजेडी की करारी हार हुई, हम सब जानते हैं। इस मुद्दे पर 15 नवंबर को राबड़ी देवी के आवास पर चर्चा हो रही थी। इनसाइड रिपोर्ट यह है कि इसी दौरान तेजस्वी और रोहिणी आचार्य में तीखी बहस हुई। देखिए, अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही है, ध्यान दीजिएगा। रोहिणी हार के लिए संजय यादव और रमीज नेमत खान और उनकी को टीम को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो इस बात से नाराज थी कि संजय यादव ने अपने करीबी रिश्तेदार को तेजस्वी का पीए बना दिया है। रोहिणी का आरोप था कि संजय यादव और रमीज तेजस्वी यादव से किसी को मिलने नहीं देते और मनमानी करते हैं। बहस के दौरान तेजस्वी यादव लगातार अपने चाणक्य संजय यादव का बचाव कर रहे थे। परिवार के कुछ लोग तो यह भी बता रहे हैं कि तेजस्वी की पत्नी भी इस दौरान संजय यादव का बचाव कर रही थी। अपने भाई के इस तेवर पर रोहिणी भड़क गई। उन्होंने कहा कि संजय यादव के बारे में जब भी कोई बात होती है तो तेजस्वी इसे निजी तौर पर क्यों ले लेते हैं। सूत्र बताते हैं कि बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है। मामला चप्पल उठाने तक आ गया। तुरंत राबड़ी देवी और मीसा भारती ने बीच बचाव किया। तेजस्वी इतना भड़के कि उन्होंने रोहिणी को शादीशुदा होने का हवाला देते हुए अपने ससुराल जाने को कह दिया। रोहिणी रोते रोते लालू यादव के पास चली गई। उसी दिन यानी शनिवार को देर शाम वो घर छोड़कर दिल्ली आ गई, लेकिन पटना छोड़ते छोड़ते उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पारिवारिक कलह को सार्वजनिक कर दिया। कुल मिलाकर लालू परिवार में इस लड़ाई की वजह है संजय यादव और रमीज नेमत खान, दो किरदार। दोनों आज की तारीख में तेजस्वी के सबसे करीबी हैं। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, जबकि रमीज तेजस्वी का दफ्तर देखते हैं। खुद रमीज भी बिहार के बाहर से हैं। वो यूपी के बाहुबली सांसद रहे रिजवान जहीर के दामाद हैं। कुल मिलाकर यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि विवाद क्यों हो रहा है और किन की वजह से हो रहा है। लालू परिवार में खिंची तलवार का विलन कौन है? अब एक और सवाल, चप्पल कांड के बाद कौन किसके साथ है? देखिए जरा, अब तक जो संकेत हैं उसके हिसाब से रोहिणी के साथ तेज प्रताप यादव खुल के खड़े हैं, जो कि तेजस्वी के आसपास के लोगों को कई बार जयचंद तक कह चुके हैं। जबकि उनकी 3 बहनें रागनी, राजलक्ष्मी और चंदा भी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हैं। इस लड़ाई के बाद ये तीनों बहनें भी दिल्ली आ गई हैं। तो उधर तेजस्वी के साथ बड़ी बहन मीसा भारती, जबकि लालू और राबड़ी देवी पारिवारिक कलह देखकर बेबस नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव तो खुलकर अपनी बहन के समर्थन में पोस्ट लिख रहे हैं। साफ चेतावनी दी है कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा।
आपको बता दें तेज प्रताप अक्सर संजय यादव के लिए जयचंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। घर छोड़ने से पहले रोहिणी ने जो 2 नाम लिए उनमें से एक संजय यादव ही है। रोहिणी को लगता है कि तेज प्रताप से दूरियां बढ़ने के पीछे भी संजय ही खलनायक थे और आज जब रोहिणी के साथ मनमुटाव हुआ तब भी उनकी जुबान पर संजय का ही नाम है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। बहुत हीनियस क्राइम वहाँ हो रहा है और वो माँ बहन योजना की बात करते थे और आज बहन को किस रूप में वो देख रहे हैं, उनकी बहन रोहिणी आचार्य बोल रही है। तो जनता ने अच्छा डिसीजन लिया कि उनको 25 सीट पर ला के रख दिया, औकात बता दिया। तेजस्वी प्रसाद अपने कुछ बोलते तो हो सकता है भाई बहन में झगड़ा होती है, रहता है, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से उन्होंने जो करवाया ये और ख़तरनाक बात है। तो इसका आज तो इलाज बिहार की जनता करवे की है, मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी जनता उसका इलाज करेगी। तो माँ बहन की बात करता है, योजना की बात क्या ना, अपनी बहन को जो न्याय नहीं दे सकता है, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, वो बिहार को क्या संभाल। भी कोई मामला रहा हो वो सब ठीक हो जाएगा। कोई वो तो घर का अंदरूनी मामला है, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे आप सबको बता दें कि यह भी जानना जरूरी है कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। खैर आपको बताएंगे, हमारे साथ बन रही है। लालू परिवार में जारी तकरार के बीच आज एक और वीडियो सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने एक पत्रकार के साथ बातचीत का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो उनसे कुछ सवाल पूछती नजर आ रही हैं। रोहिणी का कहना है कि पिता को किडनी दान करने वाली बेटी को गलत बताने वाले लोगों को खुले मंच पर बहस करनी चाहिए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही लिए हैं आप। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी आचार्य संजय यादव को लेकर नाराज हुई हो। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी बस की फ्रंट सीट यानी तेजस्वी यादव की जगह संजय यादव बैठ गए थे, जिस पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि छपरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद रोहिणी खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। वो छपरा जिले के उम्मीदवार भी खुद तय करना चाहती थी। रोहिणी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी तेजस्वी टीम को सौंपी, लेकिन सारे नाम रिजेक्ट हो गए। तभी से तेजस्वी और उनकी टीम से रोहिणी नाराज थी। लालू परिवार में चल रहे विवाद में बार बार संजय यादव का नाम आ रहा है। जयचंद वाला कटाक्ष हो रहा है। तो आपको कल की एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। पटना में लालू यादव के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे आप समझ सकते हैं कि माहौल अब कितना गर्म है। लालू परिवार के अंदर जयचंद पर जंग है तो महागठबंधन में मंत्री पद को लेकर थोड़ा टेंशन वाला सीन हो गया है। देखिए, ये होता ही होता है, हमेशा होता है। कंसेंसस बनने में टाइम लगता है, अलग अलग बार्गेनिंग होती है और ये सिलसिला शुरू होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मंत्री पद तक। खैर, अब इसे सुलझाने के लिए दिल्ली में लंबी मीटिंग्स चल रही हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। चारों नेताओं की ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली है। सवाल है कि आखिर वो कौन से विभाग हैं जिन्हें लेकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान चली है।
सूत्र बता रहे हैं कि 3 पदों को लेकर विवाद हुआ है। पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा गृह विभाग और तीसरा वित्त मंत्रालय। दोनों दल इन विभागों पर दावा ठोक रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले इन पदों का मसला इतना बढ़ गया है कि जेडीयू के 2 बड़े नेताओं को दिल्ली आना पड़ा ताकि इसका हल निकाला जा सके। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रालय बंटवारे, विधानसभा अध्यक्ष पद पर दोनों दलों की भूमिका को लेकर काफी डिटेल में चर्चा हुई है, जिसके बाद कई संकेत साफ होते दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को पता चला है कि दिल्ली में चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पेच सुलझ गया है। तय हुआ है कि बीजेपी का अध्यक्ष होगा, जबकि उपाध्यक्ष जेडीयू कोटे से होगा। बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय और शिक्षा विभाग अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए वो स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय छोड़ने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू शिक्षा मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर मामला अभी फंसा हुआ है। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। साल 2005 यानी जब से बिहार में एनडीए की सरकार है, तब से गृह मंत्रालय सीएम नीतीश कुमार के पास फिक्स है। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे अहम मामलों पर सीधी पकड़ बनाए रखने के लिए वो ये पद छोड़ने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय पर सहमति बनना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। हालांकि इस पर चर्चा के लिए अलग से आज देर रात एक और बैठक होगी, यानी कि महाराष्ट्र मॉडल नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। आगे देखते हैं। गृह के अलावा बाकी मंत्रालयों पर सहमति लगभग बन चुकी है। हमारे संवाददाता अमोद राय को पता चला है कि बीजेपी के खाते में राजस्व, सहकारिता, उद्योग और पथ निर्माण जैसे विभाग आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। गृह और शिक्षा विभाग की भी कोशिश है, जिसके बदले में पार्टी स्वास्थ्य और वित्त छोड़ने को तैयार है। जेडीयू के कोटे में कृषि, जल संसाधन, ऊर्जा, संसदीय कार्य और तकनीकी शिक्षा जैसे मंत्रालय हो सकते हैं। दोनों दलों के पास कौन कौन से विभाग आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावित लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच हिस्सेदारी लगभग तय मानी जा रही है। अब सिर्फ मतभेद गृह मंत्रालय को लेकर है, जिसके सुलझते ही सरकार का पूरा स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट होने की उम्मीद है। 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है। 19 नवंबर को रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। नीतीश कुमार जी के ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे। 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, ये आम लोगों की भावना है। जो आपने वायदे किए थे, इमोशनल तो जनता हुई, उसने वोट दिया, पर उनको आपने मानसिक रूप से पूरी तरीके से निराश किया, धोखा दिया। इमोशन पे खेलते हैं आप और चुनाव उससे जीतते हैं। मैं ये आरोप आप पे लगा रहा हूँ, सच्चाई से दूर रहते हैं आप। विकास आपकी प्राथमिकता की सूची में है नहीं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, स्टैंड बाय रहिए, क्योंकि सरकार का मिशन देश से पूरी तरह नक्सल खत्म करने का जो है वो धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर ढेर कर दिया गया है। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, नीचे कमिंग अप में बार बार आ रही है, लेकिन अब वो खबर जिसका मैंने थोड़ी देर पहले टीजर दिया था, बिहार में हार मिलने के बाद आज पहली बार प्रशांत किशोर पीके मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने चुनावी रिजल्ट में मिले शून्य का विश्लेषण किया। हालांकि ये बोले कि देखिए कितना % वोट मिला है। हार की 100% जिम्मेदारी लेते हुए एक दिन के मौन उपवास की बात भी कही है।
खैर मौन तो वोटर्स ने रखा। खैर आप सिर्फ 9 पॉइंट्स में प्रशांत किशोर के शून्य विश्लेषण और सियासी भविष्य वाले टेंशन को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को मारकर भी महाभारत नहीं जीता गया था। प्रशांत किशोर ने हार की 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उन्होंने बताया कि देश के इतिहास में पहली बार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए। करीब 29,000 करोड़ रुपए बांटे गए। वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। यह भी कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं बिहार छोड़ दूंगा। ये उनकी गलतफहमी है। जन स्वराज और पीके की जिद है, बिहार को बेहतर करने की है। प्रयास तो ईमानदार था लेकिन सफलता नहीं मिली। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू को 85 सीटें आने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, सोचिए जरा। बल्कि वो कह रहे हैं कि दोगुनी मेहनत करेंगे, यानी वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। एक छोटा सा होमवर्क है हमारे सभी दर्शकों को। ये खबर देखते देखते जरा फोन में देखिए इनकी पार्टी का सिंबल क्या है। वैसे आपको याद नहीं होगा और ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। देखिए जरा। आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफ़ी मांगता हूं। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। निश्चित जानिए कि जीत तो जन स्वराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा तो आपका ये भ्रम है। विरोधी पार्टी जो हार जाते हैं कोई न कोई रूप में अपने वोटर को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बिहार से महाराष्ट्र चलते हैं। भले ही वहां कोई नतीजे नहीं आए लेकिन निकाय चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया हुआ है। हलचल विपक्ष में कम, सरकारी खेमे में ज्यादा है। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। हुआ यह कि आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें शिंदे गुट के अधिकतर मंत्री नदारद थे। यानी सरकार में होने के बावजूद ये मंत्री फडणवीस की मीटिंग से दूर रहे। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद थे। देखिए, सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट के मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार शिवसेना के कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस का जवाब भी रेडी था। उन्होंने साफ कह दिया, उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने ही की थी, लेकिन मामला कहीं बाहर ना आ जाए इसलिए बीजेपी फौरन एक्टिव हो गई। वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले खुद मंत्रालय जाकर एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, लेकिन तब तक विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, कैबिनेट बैठक का बहिष्कार जनता का अपमान है। मंत्रिमंडल की बैठकें जनता की समस्याएं हल करने के लिए होती हैं, रूठने मनाने के लिए नहीं। जिन्होंने दूसरों के यहां तोड़फोड़ की वो खुद के घर में तोड़फोड़ पर शोर मचा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर कुछ नहीं कहा। क्यों? देखते जाइए। सूत्रों के मुताबिक मुद्दे को सुलझाने के लिए 2 दिन के अंदर समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता फडणवीस ही करेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट की आज बैठक थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार की एनसीपी के तमाम मंत्री मौजूद थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की मौजूदगी के बावजूद उनकी ही शिवसेना के मंत्री इसमें मौजूद नहीं थे। खबर यह आई कि शिवसेना के मंत्री नाराज हैं, नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं। कोई बहिष्कार नहीं डाला है। माननीय एकनाथ शिंदे जी पूरा टाइम बैठक में थे। कुछ मंत्री माननीय मुख्यमंत्री की परमिशन लेकर नहीं आए हैं। इसका मतलब आज ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी है इस वजह से नहीं आए वगैरह। मुझे लगता है कोई तो भी गलत परसेप्शन गया हुआ है। लोगों को नाराज होने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये लोगों ने जो किया है वो एक एक करके इनके सामने आएगा। और नाराजगी किस चीज़ के कर रहे हो? आपको तो पता है ना आप किस तरीके से सरकार बनाए हो। अब सरकार के अंदर ये सब तो होते रहेगा, क्योंकि सरकार कोई सूझबूझ के तो नहीं बनी है, तोड़ जोड़ के बनी गई है।
तो तोड़ जोड़ की सरकार कितने दिन चलने वाली है? इस तरीके से चीजें होने वाली है। नगर परिषद के इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग ये पार्टी से वो पार्टी में, वो पार्टी से ये पार्टी में आते थे और कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों ने भी इस विवाद का विश्लेषण किया है, जिसमें महायुति में विवाद की कई वजह सामने आ रही हैं। इसमें निकाय चुनाव, खासकर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई के नगर निगम बीएमसी में टिकट बंटवारे पर खींचतान है। बीजेपी और शिंदे की पार्टी एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में असुरक्षा की भावना आने लगी है। गठबंधन में दोनों के बीच आपसी संदेह बढ़ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट, गठबंधन सरकार में शक्ति संतुलन और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर दबाव जैसी स्थिति दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार अभी स्थिर है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की बढ़ती खाई अगर नहीं पार्टी गई तो इसका असर आने वाले बीएमसी और अन्य स्थानीय चुनावों के साथ सरकार की स्थिरता पर भी दिख सकता है। गृह मंत्री अमित शाह का एक लक्ष्य है कि मार्च 2026 के अंत तक इस देश में नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, नक्सलिज्म का। हम बात कर रहे हैं सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक मिली कामयाबी की। यह बहुत बड़ी कामयाबी है नक्सल के लिहाज से, नक्सल इराडिकेशन के लिहाज से। आज देश के सबसे खूंखार नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने मृत्युदंड दिया है। एक ऐसे नक्सली कमांडर का दी एंड हुआ है जो पिछले करीब 20 वर्षों में 26 से ज्यादा हमले कर चुका था। सुरक्षा बल के 150 से ज्यादा जवानों की जान ले चुका था। इस नक्सल कमांडर का नाम था मांडवी हिडमा, जो आज छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेडमल्ली जंगल में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। जब आप इस नक्सल कमांडर का खूनी इतिहास जानेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका खात्मा कितना जरूरी था। इसने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। तब से अब तक हिडमा खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। सबसे पहले इसका नाम वर्ष 2007 में रानी बोदली अटैक में आया, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सोते हुए जवानों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के 55 जवान शहीद हुए। इसके बाद उसने बड़े नक्सली हमले की साजिश की। यह वर्ष था 2010, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल पर हमला हुआ और 76 जवान शहीद हो गए। मई 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। अचानक हुई गोलीबारी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं कि पार्टी की एक लीडरशिप समाप्त हो गई थी। इसकी प्लानिंग भी हिडमा ने की थी। जिस हिडमा ने इतने गहरे जख्म दिए वो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। उसे लगातार ट्रैक किया जा रहा था। बताया गया कि पूरा ऑपरेशन रात करीब 2 बजे शुरू हुआ और मुठभेड़ लगभग 4 बजे तक चली। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर हिडमा, उसकी पत्नी और 4 अन्य नक्सली मारे गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिडमा का भी नाम आता है। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. हिडमा को दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर के घने जंगलों की पूरी जानकारी थी। इस इलाके का पूरा भूगोल वो बचपन से जानता था। इसीलिए बार बार कैंप बदलकर वो सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। कई बार सुरक्षा बल उसके कैंप तक तो पहुंचते, लेकिन वो कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल चुका होता। लेकिन लाल आतंक को मिट्टी में मिलाने वाले संकल्प के आगे हिडमा की नहीं चली। 4 घंटे में ये मुठभेड़ समाप्त हो गई। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों को 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। इसी ऑपरेशन में नक्सली कमांडर हिडमा
डेडलाइन से 12 दिन पहले मारा गया। आपको बता दें कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। अगली बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दुनिया भर में अचानक कई सोशल मीडिया साइट्स ठप पड़ने से मुश्किल बढ़ गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स समेत ओपन एआई से लेकर जेमिनी समेत कई प्लेटफॉर्म्स डाउन हो गए। बताया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफेयर में आउटेज की वजह से यह दिक्कत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में आतंकवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को हर तरह के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करके अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। सलमान खान के घर पर भी हमले का अभियुक्त है। मुंबई की विशेष अदालत ने पीएमएलए के एक मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस मामले में नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियां आरोपी हैं। अब सभी आरोपियों पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कांग्रेस ने विपक्ष के कई दलों के साथ एक बैठक की जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। मीटिंग में उन 12 राज्यों के वरिष्ठ नेता जुड़े जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस बैठक में शशि थरूर के नहीं आने से विवाद हो गया। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें न्योता भेजा गया था। शशि थरूर के दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी जानकारी पार्टी को दे दी गई थी। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने पर पूर्व मंत्री वीणा शाही समेत 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देने के आरोप में इन नेताओं को नोटिस भेजा है और 21 नवंबर तक लिखित रूप से कारण बताने को कहा है। अल फला यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। उसके भाई महमूद सिद्दीकी को भी पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। महमूद पर चिट फंड कंपनी खोलकर फ्रॉड करने के आरोप हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े लोग जांच एजेंसियों के रेडार पर हैं। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर दिल्ली में दोनों देशों के बीच उच्च रक्षा समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अनिल अंबानी ग्रुप पर बैंकिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप और अनिल अंबानी को नोटिस भेजा है। सभी पक्षों से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। याचिका में अदालत की निगरानी में धोखाधड़ी की जांच की मांग की गई है। अमेरिका ने 200 भारतीय कंपनियों को डिपोर्ट किया। बड़ी खबर, अनमोल बिश्नोई और पंजाब के 2 वांटेड डिपोर्ट किए गए लोगों में 197 अवैध अप्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया है। अमेरिका ने 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। यह बड़ी खबर है। मैं आई स्टैंड करेक्टेड, 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। सीधे चलिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी लोग सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और बाकायदा इनको डिपोर्ट किया गया है। 200 के करीब ये इलीगल इमिग्रेंट है जो कि गलत कागजातों के आधार पर अमेरिका के अंदर रुके हुए थे। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 200 लोग सुबह डिपोर्ट किए जाएंगे। हिंदुस्तान पहुंचेंगे अलग अलग फ्लाइट से, जिनमें अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था अपने गैंग को। एक बड़ी कामयाबी हालांकि अनमोल बिश्नोई के डिपोर्टेशन को मान रही है भारतीय जांच एजेंसियां। इसके अलावा 2 अन्य बड़े मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स हैं जो कि पंजाब के हैं और फिलहाल उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा था। कुल मिलाकर 200 के करीब ये अप्रवासी भारतीय हैं जिनको फिलहाल कल सुबह डिपोर्ट किया जाएगा। आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ी खबर है। 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई और पंजाब के 2 वांटेड डिपोर्ट किए जा रहे हैं। आप, ये बहुत बड़ी खबर है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।